बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक थ्योरेटिकल नहीं है, आपके सिलेबस से कंसर्न नहीं है। आज का टॉपिक सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपडेट रहो। जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं उसका आपके समाज के ऊपर, आपके माँ बाप के ऊपर, आपके देश के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, इसके ऊपर आज का लेक्चर हम करने जा रहे हैं। सिमिलरली आपका आरबीआई गवर्नर क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब होगा, क्या आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश के ऊपर असर होगा। मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ, रीजन प्रीटी मच सिंपल है कि कल को आप सीए, सीएस, सीएमए या एक अच्छा प्रोफेशनल बनते हो। नेवर डज इट मीन कि खाली आप अपना एक्टिविटी या थ्योरेटिकल चीजों को कंट्रोल करके, कॉन्फिडेंस करके या अच्छा करके ही करो। आपको अपडेट रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि फर्दर अच्छे कॉलेजेस से अगर पास आउट होने के बाद भी अच्छा जीडी क्लियर करने के लिए आपको अपडेट रहना जरूरी पड़ता है। ठीक, तो ये वीडियो में आज का जो एड्रेस था आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास का, उसमें से कुछ टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ताकि क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स ये जो उन्होंने यूज किया उसका क्या असर पड़ेगा अपने परिवार, अपने समाज और अपने लेमैन पे और जो एंड यूजर्स हैं उन पे। और चूंकि आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इन चीजों को डिकोड करना और अपने समाज को अवेयर करना, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का ये काम भी बन जाता है साथ के साथ कि वो समाज को इंटैक्ट रखे, अवेयर रखे। ये एक आपका जैसे एक सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे आप SSR बोल सकते हो, स्टूडेंट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज योर SSR, स्टूडेंट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, बहुत लंबा टॉपिक, तो लगभग मोर देन हाफ एन आवर का उनका स्पीच था। एटलीस्ट 45 मिनट्स उन्होंने बोला है, तो उनके सारी चीजों के लिए तो बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। मैं उनके एक दो लाइन को आपको डिकोड करूंगा और आप सोसाइटी में इसको डिकोड करना। ठीक, जो पहली लाइन उन्होंने बोली जिससे कि बहुत कुछ असर पड़ता है हमारे समाज के ऊपर, वो है, उन्होंने कहा कि रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट में घटा दूंगा, और जो पहले ये 4% था अब ये 3.75 3.75% रह जाएगा। दूसरा, श्री डॉक्टर दास ने ये कहा कि एलसीआर जो पहले 100% था अब उसको मैं घटा के 80% करूंगा, जो पुनः अक्टूबर से 90% कर दूंगा, और अप्रैल 2021 में एज इट इज यानी कि 100% कर दूंगा। समझ में आ गई थी आपको ये लाइन? चलो, जिन बच्चों को समझ में आ गई थी बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं ये टॉपिक कर रहा हूं, उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट कि आप भी इसे नीचे डिकोड करें और लोगों को अपडेट करें। पहला लाइन उन्होंने कहा कि सीआरआर नहीं, उन्होंने कहा कि रिवर्स रेपो रेट को मैं 25 बेसिस पॉइंट नीचे करूंगा और इसे 4% से नीचे करके 3.75 कर दूंगा। अब रिवर्स रेपो रेट तुमने इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रखा है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होता है? देखो, यो जैसे तुम या तुम्हारे फादर, तुम्हारे जो भी अंकल जो भी हैं, जब पैसे की नीड होती है और उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो कहाँ जाते हैं लोन लेने के लिए? डिफरेंट एवेन्यूज को हिट करते हैं, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज बैंक। मीन्स कि वो कर्ज लेने के लिए बैंक जाते हैं, बैंक उन्हें पैसा देता है और उसके अगेंस्ट ब्याज लेता है। बट ये बैंक, जब पैसे की आवश्यकता बैंक को होती है तो बैंक या तो अपने रिसीवेबल से पैसे जनरेट करता है, अर्थात जो बैंक के खाते में पैसे जमा करते हो आप उससे, उस पैसे से लोन देता है, या इससे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो एपेक्स बैंकर मतलब आरबीआई से वो पैसे लेता है ऋण के रूप में। मीन्स कि आप बैंक से ऋण लेते हो और बैंक अपने एपेक्स बैंकर अर्थात आरबीआई से ऋण लेता है, यानी कि लोन लेता है। तो लोन जब भी लेता है तो उस पर ब्याज देना पड़ता है बैंक को, बैंक देता है आरबीआई को। तो जब बैंक आरबीआई को ब्याज देता है इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं या रिवर्स रीपर्चेज रेट कहते हैं। ठीक, अब इसको समझो, क्या होता है कि बैंक ने आरबीआई से ऋण लिया, ठीक, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आरबीआई पहले 4% चार्ज करती थी, अब 25 बेसिस पॉइंट नीचे करके इसे 3.75 कर दिया। मीन्स कि बैंकर को इजिली कम रेट पे वहां आरबीआई से
प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव हो रहा है, करेक्ट। तो अब इसका असर क्या पड़ेगा कि बैंकर भी हमारे जैसे कंज्यूमर्स को कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, ठीक है, पहला। दूसरा कि जो पहले से लोगों ने लोन ले रखा है उसका वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप ऐसे डिकोड करो कि अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया तो आपके जो नियर डियर हैं उन्होंने जो लोन लिया हुआ है उनको इंटरेस्ट कम पे करना होगा, या नेक्स्ट जो नया लोन लेंगे उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल होगा, ठीक। ये दो बड़ी चीज होगी। इन डेप्थ स्टडी करोगे क्योंकि लोन सस्ता हो गया तो लोग इनकरेज होंगे लोन लेके बिजनेस करने के लिए, बिजनेस होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा तो जीडीपी बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, जीडीपी, जीडीई, जीडीआई, एवरीथिंग आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी थ्योरेटिकल नहीं बोलूंगा, डिफाइन नहीं करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताऊंगा, थ्योरी का कोई ये चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल डिकोडिंग है, क्लियर। तो ये है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मींस कि वो ब्याज दर जो आरबीआई चार्ज करती है बैंक को, ऐसे ही एक रेपो रेट होता है, वो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये है पहली बात। दूसरा उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया श्री दास ने, डॉक्टर दास ने, कि आपका जो एलसीआर है वो अभी 100% है, उसे घटा के हम 80% करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे समझो। एलसीआर का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। क्या होता है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अभी क्या होता है, तुमने सीआरआर पढ़ा है, एसएलआर पढ़ा है। एसएलआर क्या होता था? एसएलआर बेसिकली वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जितना भी आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है, जितना भी आप एडवांस करोगे, जितना भी आप कर्ज दोगे बाहर, उसका 20%, जितना भी आपके पास रिसीवेबल्स है उसका 21.5% जो अभी है, इतना आपके पास होना चाहिए लिक्विड के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में। वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आरबीआई नहीं रखेगी, ये बैंक खुद रखेगा, इतना मैनेज करके जितना भी पैसा उसको फंडिंग के लिए है उसमें से 20% वो एसएलआर 21.5% वो एसएलआर मेंटेन करके रखेगा, रेस्ट अमाउंट को वो लैंड कर सकता है, ठीक। ये था एसएलआर। लेकिन ये एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो समथिंग डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है, इसके लिए आपको पहले ये चीज बताऊं। जैसे बैंक में क्या काम होता है, बैंक क्या करता है, लोग पैसा देने आते हैं और पैसा लेने आते हैं। लोग पैसा जमा कराने आते हैं और कुछ लोग पैसा ऋण के रूप में, लोन के रूप में लेने आते हैं, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा जितना पैसा बैंकर के पास आया आज, वो सारा का सारा पैसा ही वो लोन में दे दे। 100 रुपए का अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो 100 रुपए फंडिंग नहीं करेगा वो, इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप क्रिएट हो जाता है। हो सकता है 100 रुपए उसने आज रखा हो, 90 रुपए उसने दिया है, लोन के रूप में दिया है, तो 10 रुपए का गैप क्रिएट हुआ है। तो यहीं से शुरू होता है एलसीआर थ्योरी का जन्म। आरबीआई ने यह सजेस्ट किया है बेसिल 3 के रिकमेंडेशन के आधार पे कि आपके पास जो भी फंडिंग एक्सेप्ट कर रहे हो आप, और जो भी आप क्रेडिट कर रहे हो, जो भी आप लोन दे रहे हो, उसके बीच जो गैप है, जिसे हम कहते हैं नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? सीरीज ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो, एंड द गैप बिटवीन सीरीज ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। नेट ऑफ कर दिया उसका, तो उसके बीच जो गैप है ना, वो नेट कैश फ्लो है। तो वही दोनों के गैप, जितना आपने फंड एक्सेप्ट किया, जितना आपने फंड लैंड किया, उसके बीच जो गैप है 30 दिन में, 30 दिन के अंदर जितना गैप आपका बन रहा है, लेट से अगर 30 दिन में अगर आपको लग रहा है कि 30 दिन के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपए की फंडिंग एक्सेप्ट की और लेट से 80 लाख मैंने एडवांसमेंट कर दिया, तो 20 लाख रुपए जो मेरे बच रहे हैं ना, इस 20 लाख के ऊपर आरबीआई की गाइडलाइन है बैंकर्स को कि भैया ये 20 लाख आपका HQLA, फिर एक नया टर्म में यूज कर रहा हूं, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। तो ये आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेट कैश फ्लो 1 महीने के अंदर है वो आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए। इसका भी इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, करेक्ट। इसको आप आगे किसी और दिन हमसे समझना, या फिर हमारे आईटी डिपार्टमेंट जो आपको लिंक्स देंगे उस पर आप क्वेश्चन करना, मैं थ्योरेटिकल आंसर करूंगा। बट आप इतना समझो कि वो HQLA में आपका होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। और वो एट पार है, इट डज मीन कि 100% है। मीन्स कि अगर हमारे प्रीवियस एग्जांपल में अगर 20 लाख रुपए हमारा नेट कैश फ्लो था,
एक महीने में 30 दिन के अंदर। मीन्स कि ये 30 लाख रुपए हमारा HQLA हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट लेवल 1, लेवल 2, 2A, लेवल 2B में होना चाहिए। ये हमारा प्रीवियस गाइडलाइन था। वैसे तो ये LCR since 2001 implemented after the Basel committee report, but since 2015 RBI गाइडलाइन आया कि इसको 100% करो, जो भी आपका नेट कैश फ्लो है उसको 100% करो, ठीक है। लेकिन अभी कोविड-19 को देखते हुए इसमें चेंजेस हुए हैं। डॉक्टर दास ने ये कहा है कि ये जो आपका LCR लिक्विड कवरेज रेशियो 100% है, इसे रिड्यूस करके अभी हम 80% कर रहे हैं, अक्टूबर में फिर 90% कर देंगे और इन अप्रैल 2021 फिर से एज इट इज कर देंगे, 100% कर देंगे, ठीक। इसका मतलब ये कि आपका जो भी एक महीने में जो भी आप फंड एक्सेप्ट करते हो, जो फंड आप ऋण पे दे देते हो, इसके बीच जो गैप बन रहा है जो कि नेट कैश फ्लो है, उसका सिर्फ 80% ही आप HQLA मेंटेन करो, मतलब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में रखो, और जो 20% है उसे आप लेंड कर सकते हो, उसे आप एडवांस कर सकते हो, उसे आप पब्लिक में लोन दे सकते हो, ठीक। अब आपको समझ में आ गया है कि HQLA क्या है, LCR क्या है। अब पॉइंट यह है कि ऐसा इसने क्यों किया। अब उससे ऐसा इसने क्यों किया बताने से पहले मैं ये बताऊं कि LCR 100% करते क्यों है। LCR 100% करने के पीछे रीजन ये है कि अगर बैंक किसी क्राइसिस में आ जाए, लिक्विडिटी क्रंच में आ जाए, तो कम से कम 30 दिन को अपना जो भी उसका साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, उसको मेंटेन करने भर को पैसा उसके हाथ में रहे। इसलिए उसको एक विंडो दिया जाता है, एक कुशन दिया जाता है जहां से कि वो मैनेज करेगा। अभी यस बैंक में क्राइसिस हुआ, आपने देखा होगा कि विद इन अ मंथ गवर्नमेंट ने और RBI ने मिलकर उसे सॉर्ट आउट किया, बट उस 30 दिन के लिए वो बैंक कैसे सरवाइव करेगा, कैसे अपने कॉस्टिंग निकालेगा, कैसे अपने मॉनेटरी जो वर्किंग कैपिटल नीड है उसे फुलफिल करेगा, उस चीज को देखते हुए LCR 100% किया गया है, ठीक। यस बैंक के केस में आपने देखा। तो अब उसको 80%, चूंकि ये क्राइसिस है इसलिए 80% कुछ दिनों के लिए किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 20% पैसा जो बचेगा उसका एडवांसमेंट होगा, वो लोन जाएगा समाज में, तो फिर कंपनियां चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो GDP हमारे कंट्री का बढ़ेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला रिवर्स रेपो रेट, आपने समझ लिया कि इसके थ्रू क्या फायदा समाज को होगा। दूसरा LCR के थ्रू क्या फायदा समाज को होगा। थैंक यू।